हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 38 और क्लास 10। आज का आपका टॉपिक है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। ओके, यहाँ पे साथ में टर्मिनोलॉजी लिखा है। टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है शब्दावली। तो यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंसेस जो है ये टर्मिनोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब सबसे पहले अगर आपने लास्ट वर्कशीट ध्यान से पढ़ी थी तो आपको ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आप इजीली इसे समझ जाएंगे। रिकॉल एंड आंसर, आपको इसे रिकॉल करना है और आंसर करना है। ये बहुत ईजी है, मैं आपको यहीं समझा देती हूँ, बट मैं शीट पे भी आपको इसके आंसर बता दूँगी लिख के। सबसे पहला पॉइंट है द साइड अपोजिट टू एंगल बी। अब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ एंगल बी की बात हो रही है और एंगल बी कौन सा है? ये वाला एंगल है 90 डिग्री का। इज़ कॉल्ड, यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो साइड अपोजिट है एंगल बी के, तो एंगल बी ये है और इसकी अपोजिट साइड क्या होगी? अपोजिट साइड, विपरीत कह सकते हैं आप, ठीक है, वो है ए सी। क्या है? ए सी। कौन सी लाइन है? ए सी। और ए सी यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हाइपोटेनस है। आपकी जो ये ए सी लाइन है क्या है? ये है हाइपोटेनस, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? हाइपोटेनस और ए सी। ओके, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है द साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। अब आपको एंगल सी की बात की जा रही है यहाँ पे। तो एंगल सी ये है और इसमें क्या बोला गया है कि द साइड एडजेसेंट, जो एडजेसेंट साइड है किसके? एंगल सी के। एडजेसेंट साइड क्या होती है? जो साइड साथ में होती है, ठीक है। इतना याद रखना, सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझा रही हूँ। तो आप क्या कहेंगे? बी सी है, ठीक है। और हाइपोटेनस तो मैंने आपको बता ही रखा है। एडजेसेंट हम हाइपोटेनस को कभी मानते ही नहीं है। जो भी लाइन ऐसे टेढ़ी होती है स्लैंट हाइट, उसे हम हाइपोटेनस जो होती है उसे एडजेसेंट साइड नहीं मानते। तो यहाँ पे क्या हो गया? जो एंगल सी है इसके साथ ये दो साइड है और ये हाइपोटेनस है, तो ये कौन सी साइड है? ये है बेस, ठीक है। और बेस जो है आप यहाँ पे लिखेंगे बी ए एस ई, ठीक है, बेस, ठीक है। ये कौन सी लाइन है? ये है आपकी बी सी। क्या है? बी सी, ठीक है। बी सी कौन सी है? बी सी है आपकी बेस। ओके, उसके बाद जो थर्ड है द साइड अपोजिट एंगल सी। एंगल सी की अपोजिट साइड कौन सी है? एंगल सी की अपोजिट साइड है ए बी। कौन सी लाइन है? ए बी, ठीक है। और इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे परपेंडिकुलर। क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर, ठीक है। और परपेंडिकुलर क्या है? हमारी ए बी लाइन। कौन सी है? ए बी लाइन। ओके, देन आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि एग्जांपल्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इन डेली लाइफ। अब आप लोग सोचते हैं कि ये सब हमें पढ़ा तो दिया जाता है मैथ में, लेकिन ये यूज़ कहाँ होते हैं, कहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। तो अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं राइट एंगल ट्राइंगल के, जो आप डेली लाइफ में देखते हैं पर आप कभी उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते होंगे, ठीक है। लेकिन जब आप स्कूल से निकलते हैं और कोई ऐसा प्रोफेशन चूज़ करते हैं जहाँ पे इन टेक्नोलॉजीज़ और टर्मिनोलॉजी का यूज़ होता है, वहाँ पे आप इन सभी फॉर्मूलों को अप्लाई करते हैं, ठीक है। जो भी आपने पढ़े होते हैं और भी जो आपने लास्ट वर्कशीट में पढ़े थे, तो वो सब यहाँ पे अप्लाई आप करते हैं। ओके, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू आपके प्रोफेशन होता है कि आपके प्रोफेशन में वो कितना यूज़ होते हैं। जैसे आपको दिया गया है फर्स्ट एग्जांपल कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लैडर है, ठीक है, एक सीढ़ी है जो कि लगाई गई है दीवार के सहारे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपकी वॉल है और ये लैडर है, ठीक है। और ये आपका क्या है? ये बेस है, ज़मीन आप कह सकते हैं, ग्राउंड लेवल। तो यहाँ पे आपका एंगल बन रहा है, यहाँ पे आपका एंगल बन रहा है और ये 90 डिग्री का। तो ये क्या हो गया? ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक इंसान खड़ा है यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा क्या है? ये पेड़ है, ठीक है। अब ये खड़ा हुआ इंसान जो है यहाँ पे, वो क्या कर रहा है? वो अगर पेड़ की जो ध्यान से देखेगा, सबसे ऊपर का हिस्सा जो पेड़ है, ठीक है, जहाँ पे पेड़ की ऊंचाई हम कह सकते हैं कि ख़त्म होती है, अगर वहाँ पे देखेगा तो क्या है कि उसके खड़े होने से लेकर, ठीक है, ये जो ये वाला एंगल, ये हाइपोटेनस बन जाएगा आपका और ये वाला एंगल एक फॉर्म होगा यहाँ पे। और उसके बाद ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका बेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे भी एक एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो आपका थर्ड और फोर्थ है, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो थर्ड है उसमें क्या है कि एक टार है, ठीक है, जिसे आप लाइट टार कहते हैं। और ये क्या है? एक शिप है, ठीक है, पानी का जहाज़ है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसका जहाँ पे टार ख़त्म है, ठीक है, जहाँ पे उसका एंड है उसकी हाइट का, और वहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ पे जहाँ पे शिप है ये एक लाइन क्रिएट हो रही है, ठीक है। और यहाँ से एक एंगल क्रिएट हो रहा है,
ये सी लेवल है जहाँ पे पानी जो है, इसके नीचे क्या है, पानी है, ठीक है, और ऊपर क्या है, सी लेवल से ऊपर यहाँ पे क्या है, टार है, और क्या है, ये शिप है। तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ठीक है। आप देखेंगे कि ये एंगल बन रहा है, जिससे आप जो है इसकी हाइट, ठीक है, बेस, परपेंडिकुलर, ये सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी है ना, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस कैसे निकालें, तो ये आप इस ट्रायंगल के थ्रू भी निकाल सकते हैं। अगर आपको 2 चीज़ें दी हैं तो तीसरी चीज़ आप निकाल सकते हैं। ओके, ऐसे ही जो लास्ट है आपका ट्रायंगल, ये है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये कुछ ऐसे बन रहा है, ठीक है, थोड़ा उल्टा बन गया ये। अगर आप ये देखें तो ये तीनों ट्रायंगल कुछ ऐसे बन रहे हैं, ठीक है, बट ये वाला ट्रायंगल क्या हो गया, ये अगर आप ट्रायंगल को घुमा दें, उल्टा कर दें, तो ये कुछ ऐसे बनेगा। ओके, इसमें आप देख सकते हैं कि ये शिप है, ठीक है। अब ये जो शिप है, अगर इससे आप देखें, ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या है, जहाँ पे प्लेन हिस्सा है, ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं लैंड है, ठीक है। तो सी में जो शिप है और ये लैंड है, ठीक है, यहाँ से ये एंगल जो हाइपोटेनस से क्रिएट हो रहा है, और यहाँ से आप जो आपका ये ग्राउंड लेवल है, इसका आपका बेस हो गया, और जो ये है, ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका हाइट, ठीक है। ओके, तो अब हम और भी चीज़ें इसके बारे में जान लेते हैं। क्या है, आई एम श्योर नाउ यू कैन फाइंड मैनी मोर एग्जाम्पल्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। इन these situations we use some special terminologies for angles formed between the objects, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट अबाउट दीज एंगल्स। तो आपको यहाँ पे क्या बोला गया है, ये जो लड़की है वो ये बोल रही है कि अब आपको ये, मैं जान गई हूँ, आई एम श्योर, ठीक है, कि मैं श्योर हूँ, नाउ यू कैन फाइंड मैनी मोर एग्जाम्पल्स, कि आप और भी एग्जाम्पल्स जो हैं वो ढूंढ सकते हैं। तो अब आप अपने आसपास जो है पक्का कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश करेंगे, और अगर ढूंढेंगे कि ऐसे कहाँ कहाँ एंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये, ठीक है। फ्रॉम योर सराउंडिंग्स, अपने आसपास। इन दी सिचुएशन वी यूज़ सम स्पेशल टर्मिनोलॉजी फॉर एंगल्स फॉर्म बिटवीन द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम कुछ स्पेशल टर्मिनोलॉजी, मतलब कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स यूज़ करते हैं जब हम इन एंगल्स को फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये आपको बताया गया है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। तो लेट्स फाइंड आउट अबाउट दीज एंगल्स। तो अब आपको ये तो बता दिया गया कि ये चारों जो एंगल हैं, ठीक है, जो मतलब चारों ट्राइंगल्स बन रहे हैं, इसमें एंगल्स बन रहे हैं, लेकिन अब इन ट्राइंगल्स को हम क्या कहते हैं और किस टाइप के ट्राइंगल को क्या कहते हैं, कैसे एंगल फॉर्म होता है, तो उसे क्या कहते हैं, ये यहाँ पे जानेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिपर्शन, आपके इस वर्कशीट का मेन टॉपिक यही है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन का होता है मतलब व्हेन अ पर्सन लुक्स एट एन ऑब्जेक्ट। ध्यान से फिगर अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है कि एक बच्चा खड़ा है, ठीक है, ये किसको देख रहा है, एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, पतंग है, ठीक है। व्हेन अ पर्सन लुक्स एट एन ऑब्जेक्ट, जब एक इंसान किसी एक ऑब्जेक्ट को देख रहा हो इन अपवर्ड डायरेक्शन, कहाँ पे, अपवर्ड, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ, देन द लाइन ऑफ द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लाइन ऑफ साइट मतलब, लाइन ऑफ साइट क्या मतलब होता है कि ये व्यक्ति है और यहाँ पे देख रहा है, तो यहाँ पे उसके देखने का जो देखने की नज़र है वो कुछ ऐसे जा रही है, ठीक है। तो ये कैसे जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ओके। उसके बाद है ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हॉरिजेंटल लाइन ऑफ द साइड मेक एन एंगल। हॉरिजेंटल साइन कहाँ पे, आप देखिए हॉरिजेंटल लाइन वो ये है, ठीक है, और लाइन ऑफ साइट ये है, तो इनके बीच में जो एंगल बनता है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। इस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कि हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पे फॉर्म हो रही है, और उसके बाद लाइन ऑफ साइट जो है वो ऊपर की तरफ फॉर्म हो रही है, तो यहाँ बीच में एक एंगल बन रहा है, तो इसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे, ओके। उसके बाद है सो एंगल ऑफ एलिवेशन इज फॉर्म्ड व्हेन वी लुक अप एंड इज मेजर्ड अबव द हॉरिजेंटल लाइन। तो यहाँ पे एक और पॉइंट कहा गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, जब हम कहाँ देखते हैं, लुक अप, हम ऊपर की तरफ देखते हैं, ठीक है, एंड इज मेजर्ड अबाउट द हॉरिजेंटल लाइन। तो यहाँ पे क्या बोला है, और ये मेज़र किया जाता है कहाँ पे, अबव द हॉरिजेंटल लाइन। तो ये हॉरिजेंटल लाइन है, अगर ये इसके ऊपर होता है, क्या होता है, हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर होता है। तो अगर आप देखें तो ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि हॉरिजेंटल लाइन ये होगी और इससे ऊपर बनना चाहिए एंगल, कहाँ बनना चाहिए, ऊपर की तरफ, ठीक है, और ये लाइन ऑफ साइड जो है ये ऊपर की तरफ जानी चाहिए। तो ये क्या हो जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके। उसके बाद जो है एंगल ऑफ डिपर्शन। एंगल ऑफ डिपर्शन कहाँ बनता है, व्हेन अ पर्सन लुक एट द
लुक एट एन ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड, जब कोई भी व्यक्ति नीचे देखता है, कहाँ पे, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड, देन द लाइन ऑफ द साइड ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन ऑफ साइट क्या है, ये जो आप जिसे हाइपोटेनस भी कह सकते हैं, ठीक है। लाइन ऑफ साइट जो टेढ़ी ऐसे जा रही होती है नीचे की तरफ, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, कार है, और यहाँ से आप अगर देखें तो यहाँ पे क्या बन गया, ये बन गया एंगल ऑफ डिपर्शन, ठीक है। एंड हॉरिजेंटल लाइन ऑफ साइट मेक एन एंगल। तो ये हॉरिजेंटल लाइन किस तरफ होती है, हॉरिजेंटल लाइन ऊपर की तरफ होती है, और नीचे की तरफ देख रहे होते हैं तो लाइन ऑफ साइट कहाँ जा रही होती है, नीचे की तरफ। तो इनके बीच में जो एंगल बनता है ये क्या बन जाता है, एंगल ऑफ डिपर्शन, ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि सो एंगल ऑफ डिपर्शन इज़ फॉर्म्ड व्हेन वी लुक डाउन एट एन ऑब्जेक्ट एंड इज़ मेजर्ड बिलो द हॉरिजेंटल लाइन। और फिर इसमें एक और बात कही गई है, दूसरा पॉइंट है कि जो एंगल ऑफ डिपर्शन है वो हमेशा हॉरिजेंटल लाइन के नीचे की तरफ बनता है। कहाँ पे बनता है, नीचे की तरफ, ठीक है। और इसकी लाइन ऑफ साइट क्या होती है, हॉरिजेंटल लाइन के नीचे होती है। तो इतना याद रखिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन और डिपर्शन में इतना ही चेंज है कि हॉरिजेंटल लाइन के अगर ऊपर की तरफ जाएंगे आप और लाइन ऑफ साइट देखेंगे तो वो हमेशा ऊपर की तरफ होती है, और अगर एंगल ऑफ डिपर्शन देखेंगे तो उसमें हॉरिजेंटल के जो नीचे लाइन ऑफ साइट है वो जाती है, और उसका एंगल कहाँ बनता है, हमेशा नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इन दोनों में बस यही डिफरेंस मिलेगा। और इसके अलावा जब आप एग्ज़ाम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, कंफ्यूज होंगे, तो अगर आप इनको अच्छे से समझ लेते हैं दोनों पॉइंट्स का तो कन्फ्यूज़न नहीं होगी, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे एलिवेशन और डिपर्शन को लेके। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो इससे इजी कुछ नहीं है, लेकिन अगर नहीं समझ आता तो फिर ये डिफ़िकल्ट भी बहुत लगता है बच्चों को, ठीक है। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे जिन्हें ये बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। तो आपको ये डिफ़िकल्ट ना लगे इसलिए प्लीज़ इस टॉपिक को ध्यान से समझिए, क्योंकि ये टॉपिक अगर आपने यहाँ पे स्किप कर दिया तो फिर आपको ये टॉपिक बाद में नहीं समझ आएगा। और आपकी वर्कशीट रेगुलर आती है, इतनी सारी वर्कशीट होती हैं हर सब्जेक्ट की, कोई भी पॉइंट या कोई भी टॉपिक छूट गया तो फिर आप दोबारा उसको पढ़ने के लिए आपके पास आगे फ्यूचर में ना इतना टाइम मिलेगा, और ना ही आप प्रिपेयर कर पाएंगे अपने आप को कि हर वर्कशीट को जाके दोबारा देखो, सर्च करो, फिर पढ़ो। तो इसीलिए अगर टाइम टू टाइम आप हर वर्कशीट को ध्यान से समझते हैं और फिर सॉल्यूशन करते हैं तो आपके लिए बहुत प्रॉफिट है ये, ठीक है। क्योंकि 9th में जो टॉपिक आप छोड़ते हैं वो 10th में आपको डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है, और 10th में जो टॉपिक छोड़ते हैं वो 11th 12th में बहुत डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है। ओके, तो आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। सो आज के जो आपके क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस हम शीट पर सॉल्व करेंगे। उसके अलावा जो आपका एक बॉक्स यहाँ पे दिया गया है, इसमें क्या बोला गया है कि स्टेप्स टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि वो स्टेप जो आपको फॉलो करने हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त जब आप हाइट या डिस्टेंस निकाल रहे हो। तो आपको ये याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि ये 3 स्टेप हैं। मैं आपको बार बार कहती हूँ, आपको बताया भी जा रहा है कि ये तीनों स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप है फर्स्ट ड्रॉ द फिगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हमेशा कभी भी मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन आए सबसे पहले उसकी फिगर बनाएं। कोई भी, चाहे ट्राइंगुलर हो चाहे सर्कल हो, वो अकॉर्डिंग टू आपके चैप्टर होता है। और इसमें भी आपको कहा गया है कि सबसे पहले फ़िगर बनाओ। अगर आप फिगर क्रिएट नहीं करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, मतलब कट जाते हैं। तो सिंपल सी बात है कि आपकी जो फिगर्स होती हैं जो आप बनाते हैं किसी भी क्वेश्चन में, उसके मार्क्स होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि हर क्वेश्चन में फ़िगर होती है, बना दो। कभी कभी किसी क्वेश्चन में फ़िगर नहीं होती तो वहाँ नहीं बनानी होती, ठीक है। तो कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ होंगे कि इस क्वेश्चन में तो कोई फिगर नहीं बनानी, तो अब हम क्या करें। तो कुछ क्वेश्चंस में नहीं बनानी होती, पर जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं इनमें फिगर बनानी कंपलसरी होती है। ओके, उसके बाद है सेकेंड पॉइंट, मार्क द एंगल्स पॉइंट्स एंड मेजरमेंट एज गिवन। हमेशा जो भी पॉइंट है, एंगल है और मेजरमेंट है वो हमेशा शो करो। जैसे आपका ट्राइंगल है, मान लीजिए ABC, ठीक है। अगर आपको दिया गया है कि ये 16 सेंटीमीटर, तो ये लिखिए। अगर आपको ये बोला गया है कि ये X है और ये Y है, ठीक है, तो आपको ये ऐसे ही लिखना है। यहाँ पे आपको एंगल B बोल दिया गया है कि राइट एंगल है, तो आपको बताया नहीं गया 90 डिग्री है, पर आपको यहाँ पे 90 डिग्री से शो करना है, ठीक है। उसके बाद आपके अगर ये दोनों एंगल बताए गए हैं तो इन्हें लिखिए, नहीं बताए गए तो आप इनको एंगल की फॉर्म में बना के छोड़ दीजिए। तो आपको हमेशा फिगर को बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन
ठीक है, सभी पॉइंट्स और एंगल्स मेज़रमेंट जो जो उसको दी गई है, ठीक है। मेज़रमेंट मतलब होता है 16 सेंटीमीटर या 5 मीटर, तो ये इसकी मेज़रमेंट होती है। एंगल मैंने आपको बता दिया और पॉइंट्स भी मैंने आपको बता दिए, लाइक ABC, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का खास ध्यान रखना है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है यूज़ द एप्लीकेबल रेशो, ठीक है, साइन, कॉस, tan एक्सेट्रा टू फाइंड द अननोन मेज़र एंड सॉल्व। आपको हमेशा एप्लीकेबल रेशो यूज़ करना है, चाहे साइन, कॉस, tan जो भी है, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है समझाने के लिए कि जो भी रेशो है उसे हमेशा लिखिए, यूज़ करिए, और जो है फाइंड द अननोन मेज़र एंड सॉल्व, ठीक है। तो जो आपको नहीं दिया गया उसे सॉल्व करिए और लिखिए। तो हमेशा याद रखें, सिर्फ इसी वर्कशीट के लिए नहीं, किसी भी वर्कशीट में और कभी भी आपको दिया गया हो, ठीक है, कि आपको सॉल्व करना है और कोई क्वेश्चन, तो आपको हमेशा फिगर बनानी है। फिगर बनाने के बाद पॉइंट्स लिखने हैं और आंसर लिखना है। मैं आपको इसीलिए बार बार कहती हूँ, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं एग्ज़ाम में या फिर कोई टेस्ट होता है, फटाफट सॉल्व करने के चक्कर में जल्दी जल्दी सॉल्व कर देते हैं, और उसमें कौन से स्टेप लेफ़्ट कर दिए, कौन कौन से छोड़ दिए, उसका खास ध्यान नहीं रखते, और उन्हीं के मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि आंसर आपने भी बिल्कुल करेक्ट लिखा था, पर आपके दोस्त को ज़्यादा मार्क्स मिले और आपको कम मिले, तो उसका रीज़न यही होता है, ठीक है। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है, उसको देखने से पहले आपको जो दिया गया था रिकॉल एंड आंसर, ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको लिख के शो भी किया है कि आंसर कैसे लिखना है। द साइड अपोजिट टू एंगल बी इज़ कॉल्ड हाइपोटेनस AC, द साइड एडजेसेंट टू एंगल C इज़ कॉल्ड बेस BC, द साइड अपोजिट टू एंगल C इज़ कॉल्ड परपेंडिकुलर AB। ओके, अगर आप फिगर ध्यान से देखें तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, कि ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, और ये क्या है, बेस है। ओके, यहाँ पे भी मैंने आपको इसीलिए फिगर अच्छे से बना के शो की है। ऐसे ही आपको भी हमेशा फिगर्स जो है उन्हें बनाना है, और उनके के जो पॉइंट्स, एंगल हैं, मेज़रमेंट है, वो शो करनी है। ओके, उसके बाद आपको ट्राई दीज जो क्वेश्चन है ये सॉल्व करने हैं। इसमें आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिपर्शन। एंगल ऑफ एलिवेशन और डिपर्शन जो है, इसके बीच में आपको दो डिफरेंसेस बताने। तो ये आपको गिवन है, ठीक है, आपकी वर्कशीट में, वहीं से आप सॉल्व कर लेंगे तो ज़्यादा इजी है, मतलब वहीं से आप लिख सकते हैं इनको, आपको अलग से जो है बुक में या कहीं पे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। पहला पॉइंट है कि व्हेन अ पर्सन लुक एट एन ऑब्जेक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, देन द लाइन ऑफ साइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हॉरिजेंटल लाइन ऑफ साइट मेक एन एंगल। ठीक है, कि अगर कोई भी पर्सन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में देखता है, तो जो लाइन ऑफ साइट है और हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक एंगल क्रिएट करते हैं। फिर जो एंगल ऑफ डिपर्शन है, इसका अपोजिट हो जाएगा कि व्हेन अ पर्सन लुक एट एन ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड, ठीक है, अपवर्ड की जगह डाउनवर्ड, ठीक है, नीचे की तरफ देखता है, तो देन द लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है, एंड हॉरिजेंटल लाइन ऑफ साइड मेक एन एंगल। तो क्या है कि अगर आप देखें तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं या इस तरफ भी बोल सकते हैं, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होते हैं, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिपर्शन कैसा होता है, वो कुछ ऐसे होता है, ठीक है, कि आपका जो एंगल ये वाला है, ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिपर्शन। चाहे आप ऐसे भी देख सकते हैं, ट्राइंगल को आप कैसे भी उल्टा करिए, तो आपका जो एंगल ऑफ डिपर्शन है वो ये वाला एंगल होता है। ओके, उसके बाद जो है आपको सेकेंड पॉइंट कहा गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ फॉर्म्ड व्हेन वी लुक अप एंड इज़ मेजर्ड। ये एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, जब हम इसे मेज़र करते हैं अप, ठीक है, मतलब ऊपर की तरफ आप कह सकते हैं। और एंगल ऑफ डिपर्शन इज़ फॉर्म्ड व्हेन वी लुक डाउन, ठीक है, एंगल ऑफ डिपर्शन कब बनता है, जब हम डाउन मतलब नीचे की तरफ देखते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने इसलिए फिगर बना दी है अबव द हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन के अगर ऊपर बनता है एंगल, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन अगर यही एंगल कहाँ बन जाए, नीचे की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका एंड इज़ मेजर्ड बिलो द हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन के नीचे बन जाएगा, तो एंगल ऑफ डिपर्शन, ठीक है। तो अगर आप फिगर ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि ये दो लाइन है AB और CD, ठीक है, इसके बीच में एक लाइन गई हुई है, ठीक है। और अगर इसमें देखें तो ये एंगल ऑफ डिपर्शन है, हॉरिजेंटल लाइन के नीचे बन रहा है और नीचे की तरफ देखा जा रहा है। और एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा है, ये वाला एंगल है, ठीक है, क्योंकि ये हॉरिजेंटल लाइन के कहाँ बन रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे अच्छे से लेबलिंग की है कि लाइन AB मान लिया, इसको CD मान लिया, ये पॉइंट F है, ये E है, ठीक है, ये भी हॉरिजेंटल लाइन है, ये भी हॉरिजेंटल लाइन है,
ये डिपोर्शन है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। लाइन ऑफ साइट इसमें कॉमन है। ओके, उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो है नेम द एंगल फॉर्म बिटवीन द टार एंड द शिप एज शोन इन द इमेज 3 ऑफ एग्जाम्पल्स। तो आपको जो 4 एग्जाम्पल्स दिए थे उसमें जो थर्ड एग्जाम्पल दिया था ना, ठीक है, कि एक टार था और एक शिप थी और इनके बीच में जो एंगल बन रहा था, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन इसका नाम बताना था आपको। ठीक है, नेम द एंगल, आपको सिर्फ नाम बताना है। फॉर्म बिटवीन द टार एंड शिप, टार और शिप जो है इनके बीच में जो एंगल बन रहा था वो बताना है आपको। ओके, शोन इन द इमेज 3। तो आंसर है द एंगल फॉर्म बिटवीन द टार एंड द शिप एज शोन इन द इमेज 3 ऑफ एग्जाम्पल्स इज एंगल ऑफ एलिवेशन। बस नाम बताना है आपको कि कौन सा एंगल बन रहा है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। बस आपको इतना ही लिखना है, इसका मेन आंसर बस इतना ही है। पर अच्छे से प्रेजेंट कैसे करते हैं इसीलिए मैंने ये लिख के दिखाया और ये फिगर भी आपको बना के दिखाई है। ठीक है, उसके बाद जो आपका थर्ड क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि ड्रॉ द फिगर फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद प्रॉपर लेबलिंग। ठीक है, आपको फिगर ड्रॉ करनी है प्रॉपर लेबलिंग के साथ, जो आपको नीचे स्टेटमेंट दी गई है इसके अकॉर्डिंग। तो इसमें आपको सिर्फ फिगर ड्रॉ करनी है और कोई भी जो है आपको ये नहीं बोला गया है कि आपको कोई साइड फाइंड करनी है, कोई एंगल, तो सिर्फ फिगर अच्छे से क्रिएट करनी है। ओके, उसके बाद है जो आपकी स्टेटमेंट वो है फ्रॉम अ पॉइंट। आपको बोला गया है कि एक पॉइंट है, ठीक है, क्या है, एक पॉइंट, ये रहा पॉइंट आपका, ठीक है, 65 मीटर अबव, इससे 65 मीटर अबव मतलब ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये पॉइंट है, इससे 65 मीटर अबव अगर आप देखें, अबव द सी लेवल। ठीक है, तो ये सी लेवल है और यहाँ पे एक पॉइंट है जिससे 65 मीटर ऊपर की तरफ। द एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। क्या बन रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये बन रहा है। ठीक है, इस लाइन से यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, ऑफ अ क्लाउड इज़ बी, तो यहाँ पे आपको बोला है, ये बी नहीं बीटा है, क्या बोलेंगे इसे, बीटा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको बोला गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कहाँ पे, क्लाउड की तरफ, कि यहाँ पे क्लाउड है, ठीक है, बादल है, जहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है क्या, बीटा। क्या बन रहा है, बीटा। हम इसे बोलते हैं बीटा, इसे बोलते हैं अल्फ़ा। ठीक है, सो उसके बाद बोला गया है कि एंड एंगल ऑफ डिपर्शन, फिर एंगल ऑफ डिपर्शन की बात की गई है कि ऑफ इट्स शैडो, उसके शैडो का जो है डिपर्शन। ठीक है, एंगल ऑफ डिपर्शन बन रहा है, तो यहाँ से आपका एंगल ऑफ डिपर्शन बन रहा है। ओके, और वो क्या है, अल्फ़ा है। क्या है, अल्फ़ा है। ओके, द हाइट ऑफ द क्लाउड इज़, और हाइट क्या है क्लाउड की, मतलब ये आपका सी लेवल है, यहाँ से अगर हाइट देखें तो हाइट आपकी क्या है, वो है 518 मीटर, जो कि आपको यहाँ पे गिवन है। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपके सॉल्यूशन में यहाँ पे आपको ये समझ आ गया कि एंगल ऑफ क्या है, ये एंगल बीटा जो है वो क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। उसके बाद जो एंगल ऑफ डिपर्शन है वो क्या है, अल्फ़ा है। ठीक है, आपको ये गिवन है हाइट, ठीक है, और आपको ये टोटल हाइट जो है ये भी गिवन है, मगर यहाँ पे और आपको ये बताया गया है कि ये सी लेवल है। उसके अलावा यहाँ पे हम इसको x मानेंगे और इसे h मानेंगे। x और h क्यों मानेंगे ये भी बता दे रही हूँ, क्योंकि फ्यूचर में आपको अगर ये ट्राइंगल दिया जाए, ठीक है, आपको ये पूरी हाइट बताई गई है और ये बताई गई है और पूछ लिया जाए कि x क्या है बताइए। ठीक है, x का मतलब है आपको ये वाली हाइट पूछ ली जाए, तो आप क्या करेंगे, आप टोटल हाइट में से ये वाली हाइट माइनस कर देंगे, क्योंकि ये जो है ये इसके बराबर ही है। ठीक है, तो इसको जब माइनस कर देंगे इसमें से तो आपके पास x आ जाएगा ना। ठीक है, टोटल जो हाइट है उसमें से जब h को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आपकी वैल्यू x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आपका ऐसे डिपर्शन जो है नीचे की तरफ x प्लस h, इसका मतलब ये है कि अगर x और h दिया हो, कभी कभी ये होता है कि आपको x और h दिया है, इन दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो डिपर्शन जो है इसकी हाइट आप बता सकते हैं कि इसकी हाइट क्या है। तो आपको इसी एक सिंपल से डायग्राम से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं फ्यूचर में, तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इसीलिए मैं ये पॉइंट अभी क्लियर कर रही हूँ। ओके, उसके अलावा यहाँ पे आप s लिखेंगे और आप देखेंगे मैंने यहाँ पे भी s लिखा है, मगर ध्यान से देखेंगे तो मैंने ऊपर की तरफ s लिखा है, ठीक है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन का s है, और जो नीचे की तरफ s है उसे s लिख के और कुछ ऐसे मैंने डैश डाला है। ठीक है, s डैश, इस s डैश का मतलब ये है कि जहाँ पे क्लाउड का डिपर्शन बन रहा है, ठीक है, डिपर्शन एंगल, ठीक है, ये तो इसकी जो लाइन जा रही है जहाँ पे ये वाला हिस्सा आप देख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे रिफ्लेक्शन है, तो ये रिफ्लेक्शन है, तो s का रिफ्लेक्शन क्या होगा, s डैश। ठीक है, तो यहाँ पे हम s डैश डालेंगे। ओके,
उसके बाद जो ये है इसको हमने टी लिख दिया है, इसको बी मान लिया इस पॉइंट को, इसको ए मान लिया है, इसको ओ मान लिया इस पॉइंट को, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसे बड़ा एच और यहाँ पे इसे छोटा एच इसलिए माना है क्योंकि ये भी हाइट है और ये भी हाइट है, बट हम दोनों हाइट में कंफ्यूज ना हो जाए, तो इसे आप H1, ठीक है, या फिर एच मान सकते हैं, या फिर स्मॉल एच और जो है कैपिटल एच मान सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने आपको बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट समझाया है और इससे रिलेटेड फ्यूचर में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये सेम डायग्राम यूज़ करके आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट्स।